बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। आज हमने डॉक्टर हसन नवाज़ साहब को काबू किया है, जो कि अक्सर ये है हमारे तो किसी के भी काबू नहीं आते। तो इनके घर के पास से हम गुज़र रहे थे, तो मैंने कहा चलें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इनसे लेके आपको पास ऑन करते हैं। हमारा भी चैनल बड़ा न्यू था, तो तब भी डॉक्टर साहब के साथ हमने एक इंटरव्यू किया था, लेकिन वो उसमें शेड के में थे हम, लेकिन बड़ी उसमें आवाज़ें थी, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो हम सही तरीके से पास ऑन नहीं कर रहे थे। ठीक है जी। डॉक्टर साहब जो हैं तकरीबन हर 7 साल से डेयरी सेक्टर के साथ इनका ताल्लुक़ है जी, और ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। इनका कॉर्पोरेट सेक्टर का भी एक्सपीरियंस है जी, और इस वक्त जो है माशाल्लाह ये मैं कहता हूँ पिलर हैं जी पाकिस्तान के डेयरी सेक्टर के। फैसलाबाद की एक नामी ग्रामी शख्सियत भी हैं, इनसे हमें सीखने का मौका भी मिलता रहता है। तो आपको पता है जी, हमें जहाँ भी काम का बंदा मिल जाए तो हम उसको कैमरे का खड़ा कर लेते हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है हमें वो जो आपको चाहिए, जो लोग डेयरी में आना चाहते हैं उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। डॉक्टर साहब सबसे पहले बहुत शुक्रिया काबू आने के लिए। दूसरे नंबर पे डॉक्टर साहब ये बताइएगा, लोग डेयरी में बहुत आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे हम सवाल करें, छोटे छोटे जवाब हों, ताकि छोटे से टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपनी आवाम तक पहुँचा दें। पहले ये बताइएगा, क्या डेयरी फार्मिंग का पाकिस्तान में फ्यूचर आप देखते हैं? क्या डेयरी फार्मिंग करनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बड़े बड़े अल्फाज बोल दिए मेरे लिए। मुज़म्मिल साहब, मैंने आपसे ही सीखा है, आप हमारे सीनियर हैं और मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने थोड़ा सा टाइम दिया, मेरे पास आए हैं यहाँ पे आप। सर, डेयरी फार्मिंग का तो स्कोप डेफिनेटली है, क्योंकि आप कोई भी मुल्क का कंसेंसस निकाल के देख लें, उसमें आप दूध की प्रोडक्शन देख लें और रिक्वायरमेंट देख लें। वो अभी तक जो हालात चल रहे हैं कि जो हमारी प्रोडक्शन है वो 70% है और 30% हमें को जो दूध हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पाउडर फॉर्म में है। तो उस चीज़ को फ़्लॉ को ख़त्म करने के लिए डेयरी में तो पोटेंशियल है, तो वो पोटेंशियल तो है डेफिनेटली। मैं तो इनकरेज करूँगा अगर कोई बंदा आना चाहता है। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपके ख्याल से कोई बंदा कितने मिनिमम नंबर ऑफ़ हेड्स पे आपको फार्म शुरू करना चाहिए? कम से कम जानवर कितने होने चाहिए? सर, अगर तो थ्रू आउट द ईयर उसने अपनी मिल्क प्रोडक्शन देखनी है, तो जो मिनिमम तो मैं उसको कहूँगा कि 50 से स्टार्ट कर ले और बीच में ऐड करते जाए। ये ना हो कि वो 50 पे स्टैटिक रह जाए, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर आपने मिल्क प्रोडक्शन भी देखनी है अपनी, और ये भी देखना है कि आपके जानवर प्रेग्नेंट भी हो जाएं, ड्राई भी हो जाएं। अगर थ्रू आउट द ईयर आपको मिल्क चाहिए तो वो 50 + 50 की स्लॉट होनी चाहिए आपके पास। वो एक नंबर बन जाता है आपके पास 150 एनिमल्स। तो 150 एनिमल्स में क्या होगा कि रोटेशन होती जाएगी, कुछ एनिमल ड्राई हो जाएंगे, कुछ की काविंग हो जाएगी, कुछ दोबारा प्रेग्नेंट हो जाएंगे। उसी दौरान जो पिछली हीफर्स हैं जो एनिमल्स की, वो 2 साल बाद वो भी आपकी जोन सी है ना, वो पिबर्टल हो जाएंगी, फिर वो भी अगर काविंग करती हैं तो एक्सटेंशन होती जाएगी। तो मिनिमम 50 तो लाजमी होना चाहिए। ठीक। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी 50 जानवरों से स्टार्ट करें और हर साल 50 ऐड करते जाएं, 3 साल तक 50 की फिगर ऐड करें और पीछे से फिर आपकी बच्चियाँ जो हैं वो ऐड होती जाएंगी। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि यार हमने तजर्बाती तौर पे काम करना है, हम एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं, कोई 10-15 गैयाँ ला के, कुछ कहते हैं जी हमने 20 गैयाँ लेके आनी है। उन लोगों के लिए क्या मशवरा है आपका? सर, उन लोगों के लिए तो मेरा यही मशवरा है कि अगर तो वो तजर्बा करना चाहते हैं तो इस फील्ड में कभी भी ना आए। ठीक है, क्योंकि ये तजर्बे बाज़ दफ़ा नाकाम हो जाते हैं, तो लॉन्ग रन में जाके वो प्रॉफिट भी हो जाता है। तजर्बा कभी भी आप लोगों के तजर्बे से फ़ायदा उठा लें अगर आपने तजर्बा ही करना है। तजर्बे से मुराद ये होगी कि आपने एक जानवर लाइव ले आए हैं, उस पर आप तजर्बे करेंगे, वो बोल के आपको नहीं बता सकता। 15 का मतलब भी तजर्बा है आपका। तो ये जानवर जो सा ये बोल के आपको बता नहीं सकता, इसलिए मैं आपको कहूँगा अगर आपने तजर्बा करना, आप किसी और बंदे से जिसने 15 जानवर रखे हुए हैं ऑलरेडी पहले, उसके तजर्बे का फ़ायदा उठा लें, बजाय आप जानवरों पर तजर्बा करें। और वैसे भी ना जी डेयरी फार्मिंग इस्टेब्लिश हो चुकी पाकिस्तान में, अब ऐसा है नहीं कि अब आपको तजर्बा करने की ज़रूरत होगी। और ये मैं आपको बता दूं कि देखें, जहाँ पे ओवरहेड्स आपने काउंट करने हैं, चीज़ें हर चीज़ महंगी हो चुकी है। तो डॉक्टर साहब के बात के साथ मैं 100% एग्री करूँगा कि आप जो है, जो आपका मिनिमम ये हेड्स का प्लान डॉक्टर साहब कह रहे हैं 50 मिल्किंग हेड्स, उस पर ही आपको स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अगला सवाल है जी ब्रीड के हवाले से। लैंड की प्रोक्योरमेंट के हवाले से जी हमने सेशन कर दिया है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूँगा कि जब आपने ज़मीन ख़रीदनी है तो उसको ख़रीदते हुए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो मैं बता चुका हूँ। तो डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे, डॉक्टर साहब आजकल इस वक्त मार्केट में मैं अगर अमेरिकन काऊ बेचता हूँ तो मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ जी अमेरिकन से अच्छी गाय कोई नहीं। अगर मैं ऑस्ट्रेलियन, जैसे आजकल लोग मुझे कहते हैं कि मैं HRM को बड़ा प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ जी ऑस्ट्रेलियन ले लें। ठीक है, और एक तीसरे साहब हैं वो फार्मर के पास आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप डच ले लें।
तो अब फार्मर बड़ा कंफ्यूज है। अब मैं यूट्यूब पे बताता रहता हूँ, मेरी गेम और है, कोई और डॉक्टर साहब आते हैं वो कुछ पता जाते हैं, तीसरा बंदा आता है कुछ पता जाता है। तो अब मुझे भी बाज़ लोग ना न्यूट्रल गिनते नहीं है। मैं कोशिश तो बड़ी करता हूँ कि लोगों को पता समझाने की कि भाई हम न्यूट्रल हैं, अपने एक्सपीरियंसेस की रोशनी में आपको बताते हैं, हमें ऑस्ट्रेलियन बेहतर लगती है। आप एक न्यूट्रल पर्सन है, आप ना अमेरिकन को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ना आप ऑस्ट्रेलियंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ना आप डच कैटल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तीनों कैटल की अवेलेबिलिटी आपके पास हो, आप क्या समझते हैं कि न्यू इन्वेस्टर को किस ब्रीड के साथ चलना चाहिए? मेरा तो पहले ये जवाब होगा कि जो न्यू इन्वेस्टर है डेफिनेटली उसको उस ब्रीड के साथ चलना चाहिए जिसकी थोड़ी सी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। क्योंकि जब भी कोई नया फार्म बन रहा होगा तो नया फार्म कभी भी कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। फार्म पे अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा होता है, लेबर की इन्वॉल्वमेंट होती है, बायो सिक्योरिटी ब्रीच हो रही होती है। तो जिन जानवरों की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उनके सर्वाइवेबिलिटी ज़्यादा है। तो वो रेजिस्टेंस कैसे ज़्यादा होगी, आपने जिस जगह पे रखने हैं जानवर, वो पाकिस्तान का कोई भी शहर हो सकता है, वो फैसलाबाद है, लाहौर है, तो वहाँ का ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर देख लें आप। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को जहाँ से भी मंगवाना, आपने अमेरिका से मंगवा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से मंगवा रहे हैं, यहाँ आप डच से मंगवा रहे हैं, तो वो कंपैरिजन कर लें। जहाँ पे आपको मोस्ट रिलायबल कंपैरिजन मिलता है तो वहाँ वो जानवर आप इंपोर्ट करें। क्योंकि डेफिनेटली अब इस बिज़नेस में वो बंदे आ रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं। अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनको गूगल भी देखना आता होगा, उनको भी पता होगा कि किस स्टेट से जानवर आ रहे हैं। तो अगर ब्रीड वाइज आप मुझे कहते हैं कि नए फॉर्म जिन पे मैंने काम किया वहाँ पे पहले क्रॉस के जानवर आए थे, सफ़ायर पे मैंने काम किया वहाँ पे क्रॉस के जानवर थे, प्योर नहीं थे वो, माशाल्लाह अब देखें अभी तक सर्वाइव कर रहा है वो 2009 से लेके 11 तक। फिर मैंने मिन्हा पे काम किया है, मिन्हा पे भी ऑस्ट्रेलियन एनिमल आए थे पहले। ऑस्ट्रेलियन क्योंकि थे वो नेटिव हैं, उनकी रिलायबिलिटी, फार्म कंस्ट्रक्शन हो रही थी, लेबर आ रही थी, बायो सिक्योरिटी ब्रीच हो रही थी। तो वो बायो सिक्योरिटी ब्रीच होने की वजह से जो रेजिस्टेंस इनकी कम होगी उनमें डिजीज़ जल्दी आ जाएगी। तो कंक्लूजन पे मेरा यही है कि वो एनिमल्स आप लेके आएँ जिनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जब आपके फार्म एक्स्टेब्लिश हो जाएगा तब आप चल जाएँ किसी भी ब्रीड के ऊपर। एनिमल कोई भी जोन सा है प्रोडक्शन वाइज गंदा नहीं करेगा आपको, अमेरिकन हो, डच हो या ऑस्ट्रेलियन हो। ये बायो सिक्योरिटी के इश्यूज़ आते हैं और प्लस शिपमेंट है। अगर एक जानवर आपका अमेरिका से आ रहा है और वहाँ पे -18 -20 है और वो मार्च में शिपमेंट आ रही है आपकी, और हमारा यहाँ पे 20 डिग्री चल रहा है, तो वो 40 डिग्री उसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा फेस करना है। जिस एनिमल ने 40 डिग्री ज़िंदगी में पहली दफ़ा फेस करना है तो उसका हाल यही होगा कि एक बंदा गर्मियों में एसी वाले कमरे से निकल के बाहर चल जाए। कहीं पकड़ लेगा आगे। डॉक्टर साहब ने बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दिया। डॉक्टर साहब पहले ये बताएं, आपने माशाल्लाह ऑस्ट्रेलियन पे भी काम किया, मेरी तरह अमेरिकन पे भी काम किया। मेरा कोई ज़्यादा डच पे काम नहीं है, मेरे ख्याल आपका भी डच पे कोई इतना काम नहीं है, तो हम बात ही उसकी करते हैं ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन। ब्रीड कौन सी पाई है आपने अमेरिकन में और ऑस्ट्रेलियन में? सर रेजिस्टेंस वाइज तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर नया फार्मर है ना कोई, तो वो ना ऑस्ट्रेलियन पे जाए ना अमेरिकन पे जाए। यहाँ पे फार्म हाउस पे जो है ना, जैसे सफ़ायर हो गया, जेके हो गया, या इन पे पास सरप्लस ईफर्स मौजूद हैं यहाँ पे, जिन्होंने ख़ज़ां भी देखी है, बहार भी देखी है, गर्मी भी देखी है, सर्दी भी देखी है, वो एनिमल यूज़ टू हैं। तो मैं ये नहीं आपको कहूँगा कि आप यहाँ ऑस्ट्रेलियन लेके आओ या अमेरिकन लेके आओ। मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपको इधर से जानवर अवेलेबल हो रहे हैं, किसी फार्म के पास सरप्लस है, तो आप उनको रिकमेंड करें। वो बेशक आपको 1 लाख रुपये जानवर महंगा भी मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उनको वो एनिमल सरप्राइज़ पैकेज नहीं मिलेगा उनको। ये नहीं होगा कि वो इधर आके गर्मी ज़्यादा होगी तो उनकी ज़बानें बाहर निकली हुई हैं, इधर आके गर्मी ज़्यादा होगी तो उनको लेमनेस हो गई है, क्योंकि वो जानवर यूज़ टू होगा आपको। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा आपको। और दूसरा ये क्या होगा कि जो मोटिव है कि मुल्की पैसा मुल्क के अंदर ही रहेगा, आपको बाहर नहीं भेजने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने पहले भी शायद एक सेशन किया था, आपने, अंजुम साहब में मैं थे और डॉक्टर वकास भी थे, तब भी हम यही बात कर रहे थे कि यार एनिमल्स जो है ना वो हमें पाकिस्तान से ही लेने चाहिए। अब मसला ये है डॉक्टर साहब, जेके वाले जो हैं हर साल 300 कैटल जो हैं वो निकालते हैं, ठीक है जी, मतलब हेफर्स जो हैं। अब मेरे पास अकेले मेरे पास इतने फार्मर्स मौजूद हैं जिनको मैंने को 500 के करीब गायें जो हैं वो लेके देनी है। अगर 500 गायों की बात करूँ तो अब जेके पे तो इतनी अवेलेबल नहीं है। सफ़ायर पे डॉक्टर नवीद साहब से कई दफ़ा बात हो चुकी है, वो कहते हैं हमारे पास है नहीं है। शेख विकी साहब हैं, उनको फ़ोन करता हूँ नारा पे, वो कहते हैं जी हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है। तो अब मजबूरी बन जाती है सम टाइम। वो लोग जिन्होंने 10-12 लेनी है वो तो ले लेते हैं। अब एक बंदे ने 200 कैटल लेनी है, उसके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, अब उसके पास बजाय ना जी इम्पोर्ट के कोई ऑप्शन रह नहीं जाता। अब इस सिनेरियो को देखते हुए आप क्या कहते हैं? अगर तो सर वो जो बंदा जिसने लेनी है और वो फर्स्ट टाइम लेने लगा, तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि ऑस्ट्रेलियन जेनेटिक्स लेके आए पहले वो, क्योंकि वो आपको मैंने पहले भी ये जवाब दिया है कि वो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों सिमिलर हैं। और ऑस्ट्रेलिया की वो स्टेट देख ले जहाँ से लेके आना चाहता है वो।
अगर सिमिलरिटी ज़्यादा है तो गो अहेड ऑस्ट्रेलियन पे पहले जाए। जब फॉर्म की कंस्ट्रक्शन हो जाए फिर वो जो मर्जी ट्राई करे, लेकिन ट्राई करना और एक्सपेरिमेंट करना ये डेयरी में रिलायबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये टीम के साथ चलें आप, इसमें वो डिसीजंस लें जो आपके लिए ना फ्यूचर में। अब बहुत से डेयरी फार्म हम डेली बेसिस पे सुनते हैं कि बंद हो रहे हैं, क्योंकि बंद इसलिए हो रहे हैं कि ना उनकी काउंसलिंग है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। अगर तो वो ठीक चल गया तो साल और फॉर्म एक्सटेंड हो जाता है, अगर ना चला तो वो अपने सेटअप को क्लोज कर देते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं इस सेशन को एंड करते हुए। ज़ाहिर बात हमारा अमेरिकन पे भी काम है, हमारा ऑस्ट्रेलियन पे भी काम है, और डेफिनेटली आपके सुपरविजन में कुछ डच फार्म्स भी होंगे। इश्यूज़ तो डेफिनेटली आपके सामने हैं। अब मैं कुछ सवाल पूछता जाऊंगा, आपने बस नंबर देते जाने, ठीक है, जो भी आपको बेहतर लगता है। सबसे पहले आपके ख्याल में जितनी भी कैटल पाकिस्तान में आई हैं, अगर प्रोडक्शन के हवाले से बात की जाए, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन एंड डच, सबसे ज़्यादा किसकी, सबसे कम किसकी, जो आपका ख्याल अभी तक जो पाकिस्तान में आ रही? सर जो कॉन्टीन्यूटी है ना वो तो ज़्यादा आपको मिलेगी इसमें। ऑस्ट्रेलियन में प्रोडक्शन कम होगी लेकिन कॉन्टीन्यूटी होगी। ठीक है, वो कभी ये नहीं होगा, उसमें राइज एंड फॉल नहीं होगा। अगर पीक की बात करेंगे आप, पीक प्रोडक्शन या मैक्सिमम प्रोडक्शन होगी वो अमेरिकन की होगी, लेकिन कॉन्टीन्यूटी नहीं होगी। पीछे जो डच रह गई है उसमें भी पीक प्रोडक्शन होगी लेकिन कॉन्टीन्यूटी नहीं होगी। जिसमें आप टॉनिक और सर्ज रिलीज ले लें, टॉनिक में अमेरिकन चल जाता है, सर्ज में आपके चलते रहते हैं ये ऑस्ट्रेलियन और ये दूसरे आपके क्रॉस ब्रेड लोकल। यहाँ डॉक्टर साहब अगर पहले सूबे की लैक्टेशन की बात करें तो आपके ख्याल में क्या तीनों ब्रीड्स जो पाकिस्तान में चल रही हैं, क्या ये तीनों 9000 लीटर को पहले सूबे में अगर प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए क्रॉस कर सकती हैं? प्रॉपर्ली मैनेज होगा अगर आपने काविंग मैनेज की हुई है। अगर तो आप कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में काविंग ले लेते हैं तो ये तीनों आपकी क्रॉस कर जाएंगी। पीक ले लेते हैं आप, ठीक है, अगर तो आपने वही जून जुलाई में पीक लेनी है तो इट्स नॉट पॉसिबल। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बाद औक़ात जानवर आते हैं ना, उनका सूआ पड़ जाता है जून जुलाई अगस्त में, फिर वो 9000 लीटर करना मुश्किल हो जाता है। आजकल जो एनिमल पार्ट्स जो रेट हो रहे हैं या जो महीना पहले पार्ट्स जो रेट होंगे उनसे आप 9000 लीटर बड़े आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हीट रेजिस्टेंस पाकिस्तान के माहौल में गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत इन तीनों में किस में ज़्यादा देखी है आपने? सर हीट रेजिस्टेंस मैंने जो सबसे ज़्यादा देखी है, जो मैं ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, वो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलियन ही है, क्योंकि वो नेटिव है वहाँ के। और दूसरा नंबर पे अगर मैं किसी ब्रीड को कैटेगराइज करता हूँ तो वो फिर आपकी डू एंड डाई होती है, मैटर करता है कि आपकी कंफर्टेबल जोन कितनी है। अगर फार्म की शेड की कंफर्टेबल जोन नहीं है तो ऑस्ट्रेलियन भी वहाँ पर नहीं करेगी। शेड की कंफर्टेबल जोन मेन चीज़ है, उसमें शेड की टोपोग्राफी आ जाती है, आपका लेआउट, हवा का एंट्री एग्जिट और पंखों का आ जाता है। अगर तो वो किसी आपने इंजीनियर से डिज़ाइनिंग करवाई हुई है तो ये नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलियन होगी, फिर आपकी अमेरिकन और डच में सेम पे रख दूँगा। ठीक। तीसरा सवाल डॉक्टर साहब, डिजीज़ रेजिस्टेंस, बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत। मेरी तरह बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अमेरिकन में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं और देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स जो रिपोर्ट किए जाते हैं। आपका भी डेफिनेटली एक अपना एक्सपीरियंस है, डच के साथ तो खैर मैंने काम ही नहीं किया, बहुत ज़्यादा। आपके ख्याल में बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत इन तीनों में कैसे देखते हैं आप? तीनों में मैंने आपसे जो मेन बात की है ना, तीनों में नंबर 1 पे तो मैं आपको ये बता दूं कि बीमारियों में तीनों में बीमारियां आ सकती हैं अगर आपका शेड का लेआउट अच्छा नहीं है। ठीक है, शेड की आपकी क्रॉसिंग अच्छी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, अंडर भी अच्छा बनाया है, टीम भी अच्छी है, फीडिंग भी अच्छी कर रहा है, सारी चीज़ें आप ऑप्टिमल कर दी हैं आपने। अब इस कंडीशंस के अंदर हम बात कर रहे हैं। अब एक बंदा उसने ला के ऑस्ट्रेलियन को भाई नीचे अपने टारे में बांध दिया है, 12 फुट पे छाता है, वेंटिलेशन है नहीं, तो वहाँ पर हम कहें ऑस्ट्रेलियन हीट रेजिस्टेंस है, तो भाई वो मेरा ख्याल है कि बहुत गलत बात हो जाएगी। तो अगर हम आइडियल कंडीशंस दें तो फिर बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत आप कैसे देखते हैं? ठीक है, मैं आपकी बात, सवाल आपका समझ गया हूँ। हीट रेजिस्टेंस वाइज मैं तो अगर कैटेगरी करता हूँ ना, डिजीज़ रेजिस्टेंस भी, जिसमें सर्वाइवेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो वो डेफिनेटली वो एनिमल होंगे जिनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। वो सेम कैटेगरीज में वही आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे आ जाएगा, अमेरिकन और जो डच हैं वो नीचे हैं इनमें। क्योंकि ये देखें आपके ना, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो डिजीज़ हमारे यहाँ पे हैं वो उनके वहाँ पे ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपोजर होना है उनका। अगर फर्स्ट टाइम एक्सपोजर है तो वो आपके लिए ना ज़्यादा लीथल होंगी वो। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस कर ली हैं। फर्टिलिटी एक कॉन्सेप्ट है कि जो जानवर ज़्यादा दूध देते हैं जी उनकी फर्टिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होते। हमने ऐसे ऑस्ट्रेलियन कैटल देखी हैं जो हमारे पास मौजूद हैं
आपके पास भी ऑस्ट्रेलियन हैं, सेकेंड लैक्टेशन में मेजॉरिटी जो हैं वो 40 लीटर पीक को टच कर जाती हैं, ठीक है जी। आपके पास अमेरिकन भी होंगी जो 40 लीटर को टच कर जाती हैं। फर्टिलिटी के हिसाब से आपको क्या लगता है इनमें से ज़्यादा जो है रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी वो किस जानवर की है? सर मैं तो जो रिसेंट मेरा एक्सपोजर रहा है ना, वो तो मैंने दोनों ब्रीड्स पे काम किया है, ऑस्ट्रेलियन पे भी किया, अमेरिकन पे भी किया है। तो फर्टिलिटी वाइज मुझे अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन में इशू नहीं नज़र आए, ठीक है। मुझे फॉर्चुनेटली गए आप? फॉर्चुनेटली इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने जिनसे भी पूछा है ना, जिनसे भी पूछा है वो कह रहे थे कि हमें ना बहुत इशू आ रहे हैं अमेरिकन में, ठीक है। अमेरिकन में रेजिस्टेंस के इशू हैं, रेजिस्टेंस नहीं है उनकी। अमेरिकन बल्कि एनिमल है, लेमनेस के ज़्यादा इशूज़ हैं इसमें। फर्टिलिटी जोन सी है, अगर तो मैंने वो पहले यही बात बताई है, अगर तो आप जून जुलाई अगस्त में देखेंगे तो उसमें ऑस्ट्रेलियन की अच्छी है, अमेरिकन की अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर तो आप इनके ब्रीडिंग डेज इन मिल्किंग गुजार लेते हैं, पीक प्रोडक्शन गुजार लेते हैं, तो फिर तीनों ब्रीड जोन सी है ना, उसमें ये तीनों की सिंक हो जाएगी, तीनों की सिंक। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पीक प्रोडक्शन पे हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलियन बेहतर है, लेकिन अगर आप पीक प्रोडक्शन गुजार लेते हैं लाइक 5-6 महीने के बाद ब्रीड करते हैं तो तीनों एक जैसी हो जाती है। ठीक हो गया, ये आपका पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अगर डेयरी फार्मिंग करनी हो तो आप किस एनिमल पे जो है शिफ्ट करेंगे? मैंने सर अगर डेयरी फार्मिंग करनी हो तो मैं लोकल क्रॉस के एनिमल ही ज़्यादा लूँगा, ठीक है। जो पाकिस्तान साहिवाल नहीं, साहिवाल नहीं, अगर तो मैंने मिल्क प्रोडक्शन, मैं साहिवाल पे भी ज़्यादा डेफिनेटली वर्किंग करूँगा, क्योंकि साहिवाल पे हम प्रोफेशनल वर्किंग करेंगे तो आगे वो ब्रीड बेहतर होगी। क्योंकि गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट फॉर्म्स पे है, लेकिन उस पर इतनी वर्किंग नहीं हो रही। अगर आप लोकली रखते हैं, उसको लेआउट देते हैं, तो डेफिनेटली मैं ज़्यादा जानवर, अगर तो मैंने उसको प्रॉफिटेबल बनाना है तो मैं क्रॉस के एनिमल ही ज़्यादा रखूँगा, जिनकी मिल्क प्रोडक्शन हो, एट द एंड ऑफ द डे मुझे पता होगा इतना मैं प्रॉफिट में हूँ, इतना मैं लॉस में हूँ। तो ज़्यादा वो क्रॉस के एनिमल मीन्स कि यही जो यहाँ के लोकल नेटिव होंगे जानवर, वो यहाँ के लोकल फार्म से परचेज़ किए होंगे जानवर। बिल्कुल। लेकिन ख्वाहिश तो हमारी भी यही है कि अगर यहाँ से इतने जानवर मिल जाएँ, पर मसला ये है कि मिलते नहीं हैं। आप सबको भी हम पहले भी कहते आ रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, ऑल्दो कि आपसे ब्रीड्स में रजिस्ट्रेशन की बात भी की जाएगी, आपसे पेडिग्री की बात भी की जाएगी, लेकिन अगर आपको यहीं के रेज्ड एनिमल्स मिल जाते हैं अच्छे कैटेगरी के, जैसे हम बता रहे हैं कि जेके के साथ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो आज तक मैंने वहाँ से जितने भी लोगों को जानवर लेके दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह दिया परफेक्ट। और ये सारी बातें जो थी, आप लोग डेयरी फार्मिंग में आना चाहते हैं, आप लोग करना चाहते हैं, तो हमने एक अपना व्यू पॉइंट आपके सामने रख दिया है। और डॉक्टर साहब को भी बीच में लाने का मकसद ये था कि चूँकि इनका डेयरी में काफ़ी अपना एक्सपोजर हो चुका है। डॉक्टर साहब फाइनली जाते जाते आखिर में पूछूंगा कि जितनी भी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है फार्म पे, आप फार्मर को क्या मशवरा देते हैं कि ये रिटर्न जो है 100% रिटर्न, लाइक अगर मैंने आज 100 जानवर ऐड किया है, फार्म बनाया है, 4 दीवारी खड़ी की है, इक्विपमेंट्स लेकर आया हूँ, मेरा 12 या 13 करोड़ लग गया, तो ये 100% रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट का कितने सालों में आप मुतवक्के करते हैं? सर ये तो थोड़ी सी ना अनइवन कंडीशंस हो जाती हैं बाज़ दफ़ा, तो उसमें नंबर गेम आपका चेंज हो जाता है, क्योंकि आपकी डीलिंग हो रही है लाइव एनिमल्स के साथ। इनमें डिजीज़ आउटब्रेक भी आती हैं, इनमें और भी इशूज़ आते हैं। अगर हर चीज़ स्मूथ चल रही है तो ब्रेक इवन तो ये 3-4 साल में कर लेते हैं, अगर चीज़ें स्मूथली चल रही हैं, लेकिन इधर स्मूथली चीज़ें चलती नहीं हैं। समर कंडीशंस में आते हैं तो लेमनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, अबॉर्शंस बढ़ जाती हैं। अगर अबॉर्शंस हो जाए तो जानवर की पीक ख़त्म हो जाती है, आप ले नहीं सकते। तो इधर वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बुकिश नॉलेज जोन सा है वो अनफॉर्चुनेटली करंटली जो जिस एरिया में हम रह रहे हैं यहाँ पे इतना किसी ने ना लिखा है, किसी ने गौर किया है, जो फॉलो अप हो रहा है वो सारा बाहर का ही हो रहा है, और वो स्टैंडर्ड्स यहाँ पे प्रोटोकॉल फॉलो नहीं माने जाते हैं यहाँ पे। तो आपका कहना ये है कि 3-4 साल में ब्रेक इवन को टच कर जाता है। हमारी भी कैलकुलेशन यही है कि 5 सालों के अंदर जो है आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है आपके पास वापस आ जानी चाहिए। तो डॉक्टर साहब एंड पे टेक होम मैसेज क्या है? एक टिप, एक चीज़ जो आप फार्मर को समझाना चाहते हो कि एनू भाड़ लो, एनू ना छड़े हो, वो एक मैसेज वो क्या होगा फार्मर्स के लिए? वो सर मेरा ये होगा कि मैंने आपको पहले भी शुरू में बताया कि ये जानवर बोल के आपको नहीं बता सकता, ठीक है। एज अ ऑनर आप तजर्बा करना चाहेंगे इनके ऊपर, लेकिन फॉर गॉड सेक इन पे तजर्बा ना करें। आप किसी की एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें, जैसे आप बैठे हैं, आपका एक्सपीरियंस है, और भी साहिब हैं उनका एक्सपीरियंस है, हमसे बहुत सी गलतियाँ हुई हैं, आपसे भी बहुत सी हुई होंगी, औरों से भी बहुत सी हुई होंगी। हमारी कोशिश यही होती है कि जो आने वाले बंदे हैं उनसे वो गलतियाँ ना हों, यही मेन चीज़ है इस बिज़नेस की। तो आप टेक होम मैसेज यही है, वो एक्सपर्ट्स जो अभी भी अटैच हैं, जो डेयरी के साथ अटैच हैं, प्रोफेशनल्स अटैच हैं,
उनकी काउंसलिंग में या उनसे एक्सपर्ट ओपिनियन लेके आप इस बिज़नेस को कंटिन्यू करें। और अगर हाँ जी, और कैरी करें। और अगर आप कमज़ोर दिल के मालिक हैं तो इस बिज़नेस में कभी ना आए आप। जी बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब प्लानिंग की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जो भाई मेरे सामने बैठे वीडियो बना रहे हैं, तो इनके बारे में बता देते हैं। अभी हम ज़मीन देखने आए थे, इन्होंने को 5 एकड़ जगह ख़रीदी है, उस पर डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं। तो आज हमने इनकी जगह देख के इनको ये रिकमेंड किया, भाई ये जगह छोड़ दें, आपकी ये जगह सूटेबल नहीं है। इनको हमने बड़ा समझाया। तो देखें ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस जगह पे डेयरी फार्मिंग हम शुरू करने जा रहे थे वो जगह ही ठीक नहीं है, वो लैंड प्रोक्योरमेंट ही ठीक नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज थे जो हमने डिस्कस कर लिए। अब ये इनका ज़हन बन गया है, जगह को छोड़ के एक प्रॉपर जगह को ये सिलेक्ट करेंगे डेयरी फार्मिंग के लिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। आप फार्म बना लें, शेड खड़ा कर लें, डॉक्टर ले आएँ, फिर आप मुझे बुला लें, डॉक्टर साहब को बुला लें, फिर उस वक्त हो कुछ नहीं सकता। तो ये काम शुरू करने से पहले पूरा पेपर वर्क कर लें, प्लानिंग कर लें, फिर अल्लाह की ज़ात इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह पे छोड़ने करने वाली ज़ात तो जी अल्लाह की है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।